हिंदुस्तान को जेल बनाकर रख दिया है, ये कह रही हैं पश्चिम बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी। दरअसल लगातार अलग अलग पार्टियां ये इल्ज़ाम लगा रही हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर कि उन्हें एजेंसियों के ज़रिए, अलग अलग एजेंसियों के ज़रिए परेशान किया जा रहा है। ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही हैं कि इस मुल्क को आपने जेल बना करके रख दिया है, यानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ वो इशारा कर रही हैं। बेबाक मुनसिफ में आज हम इसी मसले पर बात करेंगे कि क्यों इस तरीके से लगातार ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्यों एजेंसियों का नाम लेकर के निशाना साधा जा रहा है सीधे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। इस पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र सोनी जी, आम आदमी पार्टी से आप हैं, राकेश पोद्दार जी बीजेपी से हैं, अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी से हैं और वंदना सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। नरेंद्र सोनी जी, क्यों लगता है ये ऐसा अपोजिशन पार्टियों को कि मोदी हुकूमत, केंद्र सरकार वो लगातार अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को, तमाम बड़े लीडर्स को वो परेशान कर रही है और इस्तेमाल कर रही है एजेंसीज का। और अब तो ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही हैं कि पूरे इस मुल्क को ही, पूरे देश को ही पीएम ने जेल बना करके रख दिया है। जिसे मर्जी आते हैं, जो भी दिमाग में आता है पीएम के या दूसरे लोगों के, वो उस लीडर को उठाते हैं और जेल में डाल देते हैं। क्या कहेंगे? देखिए रब्बानी जी, ऐसा है कि ये तो ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है। आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए भारतीय जनता पार्टी का 2014 से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से लगातार आपने देखा है कि जितने भी केसेस हुए हैं उसमें से 95% से भी ज्यादा विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुए हैं। और विपक्ष के नेताओं को ये 3 तरीकों से कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की। पहला तो ये पैसे का ऑफर करते हैं, और किसी भी तरीके से पार्टियों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। ये सारे देश देख रहा है, खुल्लम खुल्ला है। इसमें कोई किसी प्रकार का प्रमाण देने की भी आवश्यकता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी, जिस राज्य में विपक्ष की पार्टी की सरकार होती है, वहां जाकर ये पहले तो खरीदने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब कोई बिकता नहीं है तो फिर ईडी और सीबीआई से डराने का प्रयास करते हैं, एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। और 2 रास्ते ये दिखाते हैं कि या तो जेल चले जाइए या भाजपा में चले आइए। जो बेईमान होता है, जिसने गड़बड़ कर रखी होती है, वो तो भाजपा में चला जाता है, और जो ईमानदार होता है वो कह देता है, जैसे आम आदमी पार्टी के नेता हुए, मनीष सिसोदिया हुए, संजय सिंह हुए, सत्येंद्र जैन हुए, अरविंद केजरीवाल जी हुए। जो ईमानदार होते हैं, कट्टर ईमानदार होते हैं, वो साफ बोल देते हैं कि भैया मर जाएंगे लेकिन अपनी ईमानदारी को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी में जाना पसंद नहीं करेंगे, बंगारू जनता पार्टी में जाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये आज पूरे देश के सामने बहुत ही सोचने का विषय है, और पूरे देश के लिए ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति आज है कि एक ऐसी सरकार भारत की सरकार चला रही है, एक ऐसी पार्टी भारत की सरकार चला रही है जो पार्टी तानाशाही में विश्वास रखती है, जो पार्टी संवैधानिक एजेंसियों का जिसने मजाक बना दिया है। पहले कभी इतना भयंकर स्थिति कभी पैदा नहीं हुई लोकतंत्र के अंदर कि विपक्ष के नेताओं को, आप देखिए तमाम उदाहरण है, आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार तोड़ी गई, वहां गिराई गई, राजस्थान में सरकार गिराई गई, मध्य प्रदेश में सरकार राजस्थान में नहीं, राजस्थान में तो नहीं गिराई गई सरकार। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी के एमएलए खरीदे गए, गोवा के अंदर कांग्रेस पार्टी के एमएलए खरीदे गए, चंडीगढ़ के अंदर आपने देखा किस तरीके से धांधली करके मेयर बना लिया गया, और दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर लगातार आम आदमी पार्टी के एमएलए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे हैं, किस तरीके से बार बार खरीदने की कोशिश हो रही है। और इससे पहले भी 2016 में भी हमने तो स्टिंग भी जो है जारी करके दिखा था, वो वीडियो आज भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष थे दिल्ली प्रदेश के शेर सिंह डागर, वो कैमरे पर पकड़े गए थे खरीद फरोख्त करते हुए जी। इन्हीं के, ये भारतीय जनता पार्टी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी कैमरे पर रक्षा सौदे में रिश्वत खाते हुए पकड़े गए थे, 4 साल की सजा हुई थी उनको। एक ऐसी पार्टी देश को चला रही है जिन्होंने विपक्ष की पार्टियों को लगातार एजेंसियों का इस्तेमाल करके डराने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जेल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ममता दीदी ने जो कहा उसमें 100% बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष पूरे तरीके से खत्म हो जाए और भाजपा पूरे देश पर एक छत्र राज करे। ये देश के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ममता जी ने जो कहा वो बिल्कुल 100% सही कहा। ठीक है, अखिलेश कटियार जी,
लोग दुहाई देते हैं 75 की, 1975 की, कि भाई साहब इमरजेंसी लग गई थी और वैसे हालात थे। मगर अभी जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं ज़्यादातर, वो भी ख़ासतौर से वो जो एनडीए का हिस्सा नहीं है और इंडिया ब्लॉक का हिस्सा जो हैं, वो यही कहती हैं कि वैसे ही हालात बना दिए गए हैं, अघोषित इमरजेंसी लग गई है इस मुल्क के अंदर। और ममता बनर्जी तो खुल करके बोल रही हैं कि पूरे ही मुल्क को, पूरे ही देश को जेल बना करके रख दिया है। तो मतलब किन आधार पर ये बातें कही जा रही हैं, वो लोग थोड़ा समझना चाहते हैं। लेकिन बड़ा गंभीर मुद्दा है जो आपने विमर्श में लेके आप आए हैं, तो इसको थोड़ा सा 2 मिनट में मैं जो बात अपनी भूमिका से शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है। इस देश में क्या जो सत्ता होती है, जो देश का जो शासन प्रणाली व्यवस्था है, उसका एक पहला कर्तव्य और धर्म है अमन शांति लाना, देश के आम जनमानस के जिंदगी की जो कठिनाइयां हैं उसे सुलझाना, विकास के रास्ते पर ले जाके लोगों की जो जीवन है इसे बेहतर बनाना, शांति के साथ, सुकून के साथ। अब आप भारतीय जनता पार्टी का जो आजकल चर्चा चल रही है कि हम राम राज लेके आ रहे हैं, उस पर बड़ा जोर शोर से संवाद है। उसके पहले सीए की अभी बाद में बात आई। अब इस बात में जो इस देश का हमारे जो नेता माननीय अखिलेश यादव जी है, वो इस बात को अक्सर उठाते हैं कि अब राम राज आप लेके आ रहे हैं, उसके बाद जो आम आदमी है उनके साथ आप एनआरसी करते हैं, उनकी पहचान मांगते हैं। और उसमें भी एक बात आपने बीच में देखी होगी, एक न्यूज आई थी, शायद इंडियन एक्सप्रेस या किसी इंग्लिश चैनल पे थी, कि उसके लिए पुजारी अप्राइज किए गए हैं जो मंदिर के। तो हम इसकी बुनियाद से जो मेरे नेता का सवाल है, वो कहते हैं कि जब हमारी सत्ता हटती है तो आप हमें अछूत कहते हो, शूद्र कहते हो, और मेरे घर को, मुख्यमंत्री के आवास को आप गंगा जल से धुलवा के हमें नीच, अछूत और शूद्र होने का हमारे मन पे चोट मार के आप हमें अपमानित करते हो। रब्बानी साहब, हम रामराज की बात आप देश में करते हैं। शंभू का वध इस देश में देखा, शंभू शूद्र थे, एकलव्य का अंगूठा काट के उसे अयोग्य बनाया गया। एक शूद्र ज्ञान की बात सुन रहा था, उसके कान में रांगा पकड़ा के डाला गया। आपने शिक्षा खत्म कर दी, 5 किलो अनाज दे सकते हो, फ्री शिक्षा नहीं दे सकते। आरक्षण आपने खत्म कर दिया। इस देश के दलित और पिछड़ों के अधिकारों पे जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभी ये एपेटाइजर है, अभी मेन पिक्चर बाकी है, तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की ये बहुत बड़ी चिंता है कि क्या आप दलित और पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार बचेंगे कि नहीं। और जो आपने आम जनमानस में भय का वातावरण पैदा करके एक अशांति फैला दी है, निश्चित तौर पे आम आदमी इस बात को लेकर चिंतित है। उसे लगता है कि ये भारत के लिए जो चल रही है जो दिशा है, ये ठीक नहीं है। रब्बानी से ठीक है। वंदना जी, आपसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। क्या कुछ कहेंगी, क्या वाकई मुल्क के माहौल, इस देश के माहौल में इतनी ज़्यादा जो है वो मतलब परेशानियां हैं कि वो अपोजिशन पार्टियों को ऐसा लगता है कि सबको परेशान किया जा रहा है? वाकई जो है इमरजेंसी के हालात हो गए हैं और जेल बना करके रख दिया गया है। वाकई इतने बुरे हालात हैं क्या इस मुल्क के? कहीं ना कहीं आज देश में एक माहौल बना है जिस तरीके से एक के बाद एक स्टेट्स में जो बीजेपी के अपोजिशन स्टेट थे, वहां पर या तो किसी भी तरीके से सरकार गिराकर कोशिश की गई कि बीजेपी की सरकार बन जाए, या फिर हमने देखा कि उनके खिलाफ केसेज स्टार्ट हो गए, उनके खिलाफ ईडी की रेड हो रही है, उनके खिलाफ सीबीआई की रेड हो रही है। तो अब देखिए, हेमंत सोरेन साहब को रिसेंटली गिरफ्तार कर लिया गया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तेलंगाना से बीआरएस लीडर के कविता जी को अरेस्ट कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं हम अगर जबकि ये देखें कि जो एक लीडर्स की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन इससे पहले वो करप्शन के केसेस से घिरे हुए थे, उनके केसेस खत्म हो गए या फिर उनकी फाइलें खो गई। तो मतलब ये देश के लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि चुनाव से पहले ही एक तरीके से अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो देश के लोकतंत्र के लिए वाकई ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
बिल्कुल ठीक है। राकेश पोद्दार जी, देखिए बहुत सारी बातें हैं। अभी हाल ही में जलपाईगुड़ी में प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, एक रैली से खिताब कर रहे थे, रैली को संबोधित कर रहे थे, और वहां पर उन्होंने ये बात कही कि 3000 करोड़ रुपए के करीब जो है वो टीएमसी के जो लीडर्स हैं उनके अटैच किए गए हैं और इस पैसे को गरीबों में बांटा जाएगा। अब ये बात कई जगह कह चुके हैं कि जितना भी पैसा जो है वो ईडी सीबीआई के ज़रिए, ख़ासतौर से ईडी के ज़रिए, आईटी डिपार्टमेंट के ज़रिए पैसा जो वो बरामद किया जा रहा है उसको वो गरीबों में बांटेंगे। हालांकि ये पूरा मसला जो है ये चुनाव आयोग क्या है वो देखेगा कि क्या ये आचार संहिता की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा है ये बयान, क्योंकि ऐसा ही एक बयान 2014 में भी आया था, वो था 15 लाख का हर एक अकाउंट में पहुँचेंगे, काला धन लेकर के आएंगे विदेशों से। बहरहाल अब ये एक बड़ा मसला है कि इस पे होगा नहीं होगा, मगर वहाँ उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने एक बात ये कही कि 4 जून के बाद जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद जो है जो एजेंसियां हैं वो उनकी कार्रवाई जो होगी वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। चुन चुन करके हम भ्रष्ट लोगों को, ख़ासतौर से उनका इशारा था भ्रष्ट लोगों की तरफ, उनको अरेस्ट करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। और उसी की एक तरीके से उसी के जवाब में ममता बनर्जी ने यह कहा कि आपने तो पहले ही इस देश को जेल बना करके रख दिया है, तो ये 4 तारीख का इंतजार क्यों? जाहिर तौर पर 4 तारीख के बाद जो है वो रिजल्ट आएंगे, तो अब ममता बनर्जी यही सवाल कर रही हैं कि आपने तो पहले ही जेल बना कर रख दिया है। बहुत सारे नाम जो है अभी वंदना जी ने भी गिनवाया, कितने सारे लीडर्स जो हैं वो अंदर हैं, चीफ मिनिस्टर अंदर हैं दिल्ली के, जो अभी मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं वो अभी उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है वो झारखंड के वो अंदर हैं, कविता जो है वो अंदर हैं, मनीष सिसोदिया, बहुत सारे नाम है एक के बाद एक। तो हर एक नेता को जो आपकी बात नहीं मानेगा, अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स का ये कहना है कि जो भी आपकी बात नहीं मानेगा, आपका मतलब बीजेपी की बात नहीं मानेगा, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानेगा, होम मिनिस्टर की बात नहीं मानेगा, जेपी नड्डा की बात नहीं मानेगा, उसे अंदर कर दिया जाएगा। देखिए खुर्शीद भाई, इस देश लोकतंत्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा जी। और हमारे आपके कहने से देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। और आपने कहा कि होम मिनिस्टर जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, लोकतंत्र से देश चलेगा, संविधान से चलेगा, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चलेगा। मैं बात करना चाहता हूँ, सारे प्रवक्ता बैठे हैं, वो जो भी लोग बैठे हुए हैं, और ज्ञान थोड़ा सा होता तो इतनी बातें नहीं करती कि ईडी की इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर। 2002 में एक कानून आया था, इस कानून का प्रावधान हुआ था, 2004 में एक कानून लागू हुआ था ईडी और सीबीआई का, और ईडी के कानून के हिसाब से जब कानून बना और उसके बाद 2006 में चिदम्बरम साहब थे, कपिल सिब्बल साहब थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस कानून में कोई सुधार चाहिए, तो 2006 और 7 में इन्होंने कहा कि कानून में मुझे कोई सुधार नहीं चाहिए। क्यों? ये लोग सोचते थे कि कानून में अगर सुधार होगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, माननीय न्यायालय बोल रहा है, तो अगर सुधार हो जाएगा तो हम लोग, बहुत सारे लोग जेल जाने में हो जाएंगे, जेल जाने लगेंगे, क्योंकि इनके 12 मामले चल रहे थे उस टाइम, भ्रष्टाचार के कम से कम 12 मामले चल रहे थे, इस कारण से लोग जेल जा सकते थे। उसके बाद 2006 में सुधार नहीं हुआ, सरकार हमारी बनी, फिर इन लोगों ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हम लोगों पे करना शुरू किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2013 में कि ईडी और सीबीआई की इस्तेमाल कोई कर रही तो कांग्रेस पार्टी कर रही, आरोप और प्रत्यारोप सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया। हमारी सरकार आज तक चल रही, कभी सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को दखल नहीं दिया। उसके बाद हम आते हैं 2014 में, जब सरकार इनकी चले गई तो 112 मामले थे इस देश के अंदर, 112 मामले थे और 112 मामले थे, जिसमें हम लोगों ने 5,346,000 करोड़ रुपया अटैच किया, जो हमारे देश का पैसा ले लोग के भागे थे, जिन्होंने लेके चले गए थे। तो ईडी और सीबीआई ने उस काम को, उस रिकवरी करने का भी काम किया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 27 मार्च को, तो 2019 में फिर कानून में प्रावधान आया, सुप्रीम कोर्ट में पास हुआ, माननीय न्यायालय ने पास किया और महामहिम राष्ट्रपति जी ने और सदन के अंदर से पास हुआ 2019 में नए कानून का। ईडी को पावर दिया गया कि आप कुर्की भी कर सकते हैं, जब्ती भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले किसी संस्थान में एफआईआर दर्ज उस व्यक्ति का होना चाहिए। तो उस व्यक्ति का एफआईआर दर्ज होती है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप उस व्यक्ति को पकड़ के लाते हो तो पहले हमारे सामने पेश करना होगा, जज साहब के सामने पेश करना होगा। जज साहब को लगेगा कि 164 का बयान होगा उस व्यक्ति का, 164 के बयान होगा, बयान होने के बाद मजिस्ट्रेट को लगेगा तो जेल जाएंगे, ये अन्यथा उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया जाएगा, जमानत भी किया जाएगा। आप देख सकते हैं इसी कानून से 45 लोगों को जमानत मिला, एक संजय सिंह जी को भी अभी जमानत मिला है, 2019 के कानून के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद 2022 में आइए, 27 जुलाई 2022 में लगभग 7,000 इस मामले देश में चल रहे हैं, लगभग आज 9,000 हो गए। हम 27 जुलाई जब जो आंकड़े हैं हम उसी पे बात कर रहा हूं, लेकिन आज 9,000 मामले इस देश के अंदर चल रहे हैं। मात्र खुर्शीद भाई 125 मामले जो हैं
राजनीतिक मामले इस देश के अंदर चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की आंकड़ा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आंकड़े हैं और कानून बता रहा है, उसके आंकड़े से मैं बात करना चाहता हूँ। मैं अनर्गल बयान इस टीवी चैनल पे, आपके मुंशी टीवी चैनल पे बैठ के नहीं देना चाहता हूँ। आपने मुद्दा उठाया, जनता के बीच में इस बात को सच्चाई जानी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से, सत्य क्या है। 125 मामले इस देश के अंदर चल रहे हैं, 9,000 मामले चल रहे हैं मात्र राजनीतिक और तकरीबन सारे के सारे 90% से ज्यादा वो अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ हैं। तो सवाल ये उठता है ना अपोजिशन पार्टियों की तरफ से या आम लोगों की तरफ से कि भाई सारे बेईमान जो है क्या अपोजिशन पार्टियों में ही है? क्या करप्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टियां वो नहीं कर रही हैं जो हुकूमत का हिस्सा है? देखिए खुर्शीद भाई, मैं आ रहा हूं उसी बात पे आ रहा हूं। मैंने कहा 125 मामले राजनीतिक चल रहे हैं, जिसमें ज्यादा इन लोगों का ही मामला चल रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, स्पष्टता से बोल रहा हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं। मैं इधर का उधर बात नहीं करता, स्पष्ट बोल रहा हूं। 125 मामले पॉलिटिकल मामले चल रहे हैं, जिसमें आपने अहमद बिन शर्मा जी का नाम लेते हैं, चाहे अजीत पवार का नाम लेते हैं, या है ना जिनके भी आप नाम लेते हैं, वो लोगों के मामले जो है कोर्ट में पेश है और कोई सरकारी गवाह है, किसी का फाइल बंद नहीं हुआ। अगर हम आप कह दे कि फाइल बंद हो गया, फाइल खुल गया, ऐसा नहीं, आंकड़ों पे बात करनी चाहिए, कानून के हिसाब से हम लोगों को बात करना है। क्योंकि आपने आज मुद्दा उठाया है और चुनाव का समय है, चुनाव के समय में मुद्दे को बिल्कुल जनता के बीच में जाने चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए। आम आदमी पार्टी कहता मैं ईमानदार हूँ, कोर्ट कहता है आप नहीं ईमानदार हो, कैसे मानोगे? कांग्रेस का रही है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ इन लोगों को, मैं ये जो अमस दिल स्कीम जो प्रियंका गांधी का, इसका भी मामला खुलने वाला है। तो आप कहिएगा कि प्रियंका गांधी जी का आपने खोल दिया। सारे भ्रष्टाचार के मामले इस देश के अंदर इनके कांग्रेस के ऊपर चल रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी आज बहुत चिल्ला के बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की सफाई दे रहे हैं उनके प्रवक्ता। मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, 2012 में जो आंदोलन हुआ था, अन्ना जी की राजनीति आंदोलन हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था? कांग्रेस के खिलाफ हुआ था। चलिए वो भी बात हम खत्म करते हैं। 2023 में अजय माकन जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा फरवरी के महीने में कि अरविंद केजरीवाल शराब का घोटाला किया है, जो टीवी चैनल पे, आपके भी चैनल पे कहीं ना कहीं वो वीडियो होगा। उसके बाद मार्च में आके अलका लांबा जो आम आदमी पार्टी से आई है कांग्रेस में, उन्होंने भी कहा संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित जी का बेटा है, जो यहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री उनके बेटे ने कहा। हाँ, उन्होंने भी कहा। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप इस तरह की बात करें ना कि उन्होंने कहा, तो ये एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जिनके बारे में खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, जिनके बारे में खुद होम मिनिस्टर ने कहा था, जिनके बारे में जेपी नड्डा ने कहा था, जिनके बारे में बीजेपी के बड़े लीडर्स ने कहा था। और उसमें वो सारे नाम हैं, तमाम लीडर्स के नाम हैं जो आज बीजेपी का हिस्सा हैं, पहले दूसरी पार्टियों में थे। तो खाली ये कह देने से, आरोप या इल्ज़ाम लगा देने से कोई मतलब जो है वो गुनाह किसी का साबित तो नहीं हो जाता ना। वो बात तो आपके ऊपर भी लागू होती है। खुर्शीद भाई वही बात मैं आपको कह रहा हूं कि किसी के कहने से गुनाह साबित नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल जी का 164 का बयान हुआ, तभी 28 पन्ने का पेज उनके अंदर गया, तो मजिस्ट्रेट साहब को लगा, तभी जेल भेजने का काम किया। संजय सिंह को लगा कि आप इनको जमानत दे देना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट ने काम किया। 164 का। अच्छा मुझे ये बताइए, ठीक है आपकी बात, मुझे ईमानदारी से ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 4 जून के बाद जो है वो बहुत क्लियर बयान है उनका, वो कह रहा है कि जो उस बयान में वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं 4 जून के बाद वो प्रोएक्टिव हो करके टीएमसी के लीडरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगी। तो चुनाव के वक्त इस तरह की बात करना, भाई चुनाव से 4 दिन पहले ही आप सारी कार्रवाई कर लेते, अब वो चुनाव का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? मतलब वो कहीं डराने धमकाने की बात नहीं है क्या ये? मतलब कहीं ना कहीं आप जो है वो सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं और उन लीडर्स की तरफ इशारा है आप, मतलब जो है प्राइम मिनिस्टर का या बीजेपी के लोगों का। प्रधानमंत्री जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला। आप अगर उनके चश्मे से देखिएगा तो 98 करोड़ 368 लाख रुपया हम लोगों ने फिर प्रोसीड क्राइम के हिसाब से हम लोगों ने रिकवरी करने का काम किया, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। और मैं बता देना चाहता हूं कि 2400 जो मामले हैं देश के अंदर, 2400 मामले जो लोगों ने जीएसटी इनकम टैक्स की चोरी की है, तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार रोकने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों की मंशा जो भ्रष्टाचार की है, उस भ्रष्टाचार में लोग सोचते कि मैं देश में रहकर सत्ता में आऊं तो भ्रष्टाचार पर। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं कभी आपके चैनल पे नहीं बोला और कहना चाहता हूं कि आज ममता बनर्जी जी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, वहां पे बंगाल के अंदर अधिकारी जो विपक्ष के नेता हैं, देवेंद्र अधिकारी जो भी अधिकारी, उनपे 26 मामले ममता बनर्जी ने केस ठोका है। उसके बाद आप आ जाइए तेलंगाना में, मैं बात करता हूँ, इनकी सरकार है, हमारे वहां के संजय कुमार वंटी जो है वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर मामला ठोका है। बीएल संतोष जी की बात करना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ संगठन महामंत्री है, आंध्र प्रदेश की सरकार उनके ऊपर
केस ठोका था जेपी नड्डा जी के ऊपर, जब इनकी सरकार थी अशोक गहलोत जी की, उस समय इन्होंने उनके ऊपर केस ठोका था। हम लोग हाई कोर्ट गए, कोर्ट जाके अपनी बात को रखी तो कोर्ट को लगा कि नहीं ये बिल्कुल सही बोलते हैं। उसके बाद अमित मालविया जो हमारे यहाँ है, जो सोशल मीडिया देखते हैं, उनके ऊपर इन्होंने केस लगाया था। उसके बाद हम राजस्थान की बात करते हैं, अशोक गहलोत की सरकार थी, गजेंद्र शेखावत पे, पति और पत्नी पे 2019 में केस इन्होंने ठोका था। हाँ, तो फिर ठीक है आपकी बात, मगर अशोक गहलोत के जो ओएसडी हैं, अशोक गहलोत के जो ओएसडी हैं और जो वहां पर एक जल मंत्री थे महेश शर्मा जी, उनके खिलाफ भी केस चल रहे हैं। उनके खिलाफ भी जो है यहाँ दिल्ली में केस दर्ज किए गए थे, किसी के खिलाफ फोन टैपिंग का, किसी के खिलाफ कोई दूसरे। तो ये तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां यही तो कर रही हैं। यही जयललिता करती थी एक जमाने में, ठीक है साहब। यही जो है वो उत्तर प्रदेश की सियासत में सब चलता था। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में मायावती के साथ क्या हुआ वो सबको याद है। करुणानिधि जो है वो उनके साथ क्या कुछ किया था जयललिता ने, वो सबको याद है। तो ये तो सब कुछ होता आ रहा था। सवाल ये है कि अगर बीजेपी ये कह रही है कि हम सबसे अलग पार्टी हैं, हम आदर्शों पर चलने वाली पार्टी हैं, तो फिर दूसरी पार्टियों में और आप में फिर फर्क क्या रहा? सवाल ये है। देखिए खुर्शीद भाई, हमने कहा हमारा उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार को रोकना है। हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे खुर्शीद भाई, और जो भी लोग होंगे, चाहे हमने देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति होगा भ्रष्टाचार करेगा, वो जेल जाने का काम करेगा। एक तरफ हम भ्रष्टाचार रोकने की बात कर रहे हैं। आज रामलीला मैदान में जो 26 पार्टियां थी, कांग्रेस के खिलाफ इन लोगों ने पार्टियां बनाई। सभी लोगों ने भ्रष्टाचार के आंदोलन में खड़ा करके अपनी अपनी पार्टी बनाई, चाहे शरद पवार, चाहे अरविंद केजरीवाल, चाहे हेमंत सोरेन की, अखिलेश जी की, सभी की बात मैं करना चाहता हूँ। 1974 में क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? हुई थी। सभी नेताओं को जेल में भेजने का काम किया, तो उस समय लोकतंत्र तो उनको सजा मिली ना, लोगों ने सजा दे दी उनको वोट नहीं करके। अच्छा ठीक है, नहीं मैं बात कर रहा हूँ 1900 सुनिए खुर्शीद भाई, 1976 में हिंदुओं के साथ 5000 हिंदुओं मारे गए, तो उसमें लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। 84 में सिखों के गले में टायर डाल के मारने वाला सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, और सज्जन कुमार जेल में, तो उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। आज मैं कहना चाहता हूं, आप एक चीज बताइए, आज अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे कि 2012 में या 2017, 18, 19 तक बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल जी की शीला दीदी चोर है, सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है। तो भैया उनके साथ वही तो हम भी कह रहे हैं, वही प्राइम मिनिस्टर जिनके लिए बोलते थे, प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने पास उनको बैठा लिया। वही तो सवाल है। नरेंद्र सोनी जी, देखिए बहुत सारी बातें हैं जाहिर तौर पर, और हर बात के ऊपर जो है वो सवाल भी उठते हैं और बात भी कही जाती है। और राकेश पोद्दार जी यही कह रहे हैं कि भाई अगर करप्शन हुआ है और एजेंसियां उस करप्शन के खिलाफ कोई मतलब जो है कदम उठा रही हैं, करप्ट पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ कोई एक्शन ले रही हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर करप्शन हुआ है तो एजेंसियों को काम करने दो, वो आज़ाद है काम करने के लिए। और बीजेपी ने तो बनाया नहीं, वो तो संविधान के मुताबिक बनाई गई हैं, पार्लियामेंट में उनके एक्ट को पास किया गया है, चाहे कोई भी एजेंसी हो, तो उनको काम करने दीजिए। बार बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगाना, ये कहाँ से, मतलब कहाँ तक ठीक है ये? देखिए रब्बानी साहब, पहले तो मैं कुछ नाम तो मतलब बहुत जनरल है, सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है जी, ठीक है। लेकिन मैं कुछ नाम आपको बताने जा रहा हूँ, जो अभी भाई साहब बता रहे थे कि भाई जो है ये जांच चल रही है, बंद नहीं हुई है। और ये मेरे पास हिंदू अखबार के न्यूज़पेपर का जो है मैं लिए हुए हूँ, आप देख सकते हैं। मैं इसमें आपको देख के बता रहा हूँ, प्रताप सरनाइक थे, इन्होंने एनडीए को सपोर्ट किया, इन पर केस चल रहा था, ईडी की जांच चल रही थी, ये एनडीए में चले गए, एनडीए के सपोर्ट में चले गए, इनकी जांच बंद कर दी गई। हेमंत बिश्व शर्मा, इन पर वाटर घोटाले की जांच चल रही थी, ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, इनकी जो है जांच बंद हो गई। हसन मुशर्रफ थे, ये एनसीपी से थे, ये शिफ्ट हो गए बीजेपी जो अजीत पवार की तरफ, और ये एनडीए के साथ चले गए, इनकी जांच बंद हो गई। भावना गवाली, ये भी एनडीए के सपोर्ट में चली गई, इनको जो है जांच बंद हो गई। इसके बाद आ जाइए यशवंत जाधव, इन्होंने बीजेपी के साथ जाना पसंद किया, इनकी भी जांच बंद हो गई। तमाम वो लोग हैं जिन पर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी। इसमें सीएम रमेश हैं जो टीडीपी से ज्वाइन कर गए बीजेपी, इनकी जांच बंद हो गई। इसमें रनिंदर सिंह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे हैं, वो बीजेपी में चले गए, उनकी भी जांच बंद हो गई। इसमें संजय सेठ हैं, उनकी जांच बंद हो गई जब वो बीजेपी में चले गए। इसमें शुभेंदु अधिकारी हैं, वो बीजेपी में चले गए, उनकी जांच बंद हो गई। इसमें आप देखेंगे, इसमें सोवन चटर्जी हैं, इनकी जांच बंद हो गई बीजेपी में जाने के बाद। इसके अंदर दिगंबर कामत हैं जो बीजेपी में चले गए, इनकी जांच बंद हो गई। इसमें तापस रॉय हैं, जिसका तो बिल्कुल डिटेल है कि ईडी ने कब उनपे रेड मारा,
और उसके बाद रेड मारने के बाद वो बीजेपी में ज्वाइन कर गए, उनकी जांच बंद कर दी गई। छगन भुजबल हैं, उन पर ईडी की जांच चल रही थी। बाद में जब वो बीजेपी में चले गए, मंत्री बन गए महाराष्ट्र के अंदर, तो ईडी ने कह दिया जाके इनको जमानत दे दीजिए, इनकी फाइल खो गई हमारे से। तो ये क्या ड्रामा चल रहा है देश के अंदर, सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है आज एजेंसियों का किस तरीके से भाजपा ने, और अभी क्या कह रहे हैं कि इसमें जमानत मिल जा रही है। भाई साहब ठीक से स्टडी करके आइए, संजय सिंह जी को जमानत तब मिली है जब ईडी ने अपोज नहीं किया। कोर्ट ने कहा, बड़ी सख्ती के साथ कहा कि अगर आप लोग 6 महीने से आपने संजय सिंह को जेल में रखा हुआ है, अगर आप लोग कोई मनी ट्रेल नहीं ढूंढ पा रहे हो तो बताइए, आप जमानत को अपोज मत करिए, नहीं तो मैं इस केस में लिखूंगा और ऐसी हिस्ट्री लिखूंगा कि आपका ये सारा पुलिंदा जो आपने बांध के पेश किया है सारा खारिज हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तब जाके ईडी ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जमानत दे दीजिए। ये पीएमएलए के अंदर जो भाजपा ने 2018-19 में जो संशोधन किया, उसमें साफ तौर पर आर्टिकल 45 में ये लिखा हुआ है कि जब तक ईडी अपोज करना बंद नहीं करेगी बेल को, तब तक बेल नहीं मिल सकती। अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्या हो रहा है, मनीष सिसोदिया जी के साथ क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है कि ईडी कह देती है। अब मान लीजिए, मैं एक बड़े सरल शब्दों में 1 मिनट में समझाने का प्रयास करता हूँ। रब्बानी जी, मान लीजिए कि मैंने आपको फोन किया, मैंने आपको फोन किया, जी मैं मिलना चाहता हूँ रब्बानी साहब आपसे। आपने कहा भाई साहब आ जाइए, शाम को मिलते हैं 5 बजे। मैंने आपको व्हाट्सएप पे टाइम ले लिया, आपने ओके कर दिया, मैं मिलने चला गया। हम लोग मिले, 1-2 दिन के बाद या हफ्ते बाद या महीने बाद में एक बार फिर मिला आपसे इसी तरीके से, और फिर मैंने जाके ईडी में कंप्लेंट कर दी या बयान दे दिया कि मैंने रब्बानी साहब को 5 करोड़ रुपए दिए। अब ईडी आपको गिरफ्तार कर लेती है रब्बानी साहब को। अब आप ये तो कह रहे हैं कि हाँ जी मिले तो थे, लेकिन पैसे की तो कोई बातचीत नहीं, हम तो नॉर्मल मिले थे, ऐसी तो कोई बात नहीं। अब रब्बानी साहब को साबित करना है, और वो भी जेल के अंदर रह करके, वो भी जेल के अंदर रह करके साबित करना है कि मैंने पैसे नहीं लिए। बिल्कुल, जेल के अंदर रह करके साबित करना है। जो ड्रामा मचा रखा है भाजपा ने, ये बड़ा खतरनाक है देश के लिए, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। इन्होंने अपने ही देश के लोगों को ऐसे आतंकी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने देश में भ्रष्टाचार मचा रखा है, वो तो सारे भाजपा में चले गए हैं। आज पूरे देश का जो कूड़ा करकट है, जो पूरे देश के अंदर जिन्होंने भ्रष्टाचार मचा के रखा हो, वो सारे भाजपा में चले गए हैं। सबकी जांच बंद कर दी गई है, और जो ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया है। ठीक है, तो कैसे देश ऐसे प्रगति करेगा? ऐसी भावना से तो देश नहीं चल सकता। बिल्कुल अखिलेश जी, भावना भाजपा को त्यागनी चाहिए। बिल्कुल अखिलेश कटियार जी, देखिए जब आचार संहिता लग रही थी उससे कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव साहब को भी जो है एक समन मिला था, सीबीआई की तरफ से था वो समन, और बार बार यही कहा जाता है कि प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। तो वो समन लोग जानना चाहते हैं, मतलब कि वो समन किस लिए था, कि क्या इसलिए था कि भाई आप जो है वो कांग्रेस के साथ किसी भी तरीके से गठबंधन ना करो, चूंकि आरएलडी तो पहले ही अलग हो गई थी, और अभी एक और कोई छोटी पार्टी थी वो भी एआईएमआईएम के साथ चली गई। एक लीडर पहले छूट गए थे, समाजवादी से अलग हो गए थे, उन्होंने कोई छोटी मोटी पार्टी बना ली, उनकी बेटी जो है बीजेपी में है, स्वामी प्रसाद मौर्य। तो इस तरीके से क्या मतलब जो है ये जो समन मिलते हैं, क्या हर समन के पीछे वही मंशा होती है, हुकूमत का दबाव, हुकूमत का प्रेशर, या तो आप जो है अगर कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो डायरेक्ट बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकती, बीजेपी में नहीं आ सकती, बहुत सारी पार्टियां ऐसी, चाहे आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, तो फिर उनके ऊपर ये प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है क्या कि भाई आप जो है ये गठबंधन कर रहे हो, ये मत कीजिए, वरना फिर एजेंसियां एक्टिव हो जाएंगी, फिर आपके खिलाफ काम करेंगी? खुर्शीद साहब, है क्या कि एक तो ये सम्मान माननीय अखिलेश जी को जो दिया उसके बारे में तो आपने बता ही दिया, मानसिकता उसी के आसपास है। दूसरा एक बयान जो आप अभी प्रधानमंत्री जी के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे आपके साथ, प्रधानमंत्री जी का बयान आया है कि 4 तारीख वोटिंग का परिणाम आने के बाद जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहुत उछल कूद कर रहे हैं उनसे हिसाब किया जाएगा। सीधी सीधी गुंडागर्दी है ये। अच्छा, अब इसका कंक्लूजन क्या है? ये डरे हुए लोग हैं खुर्शीद जी। जनता के लिए तो आपने कोई काम किया नहीं, भ्रष्टाचार के में आप अकंठ डूबे हो। जो गुजरात के बड़े जो लोग पैसा ले के इस देश से भागे हैं, ज्यादातर तो गुजराती है वो। अब इस पे कौन कहे कि किसने भगाया किसने नहीं भगाया, इस पे हम बात नहीं करना चाहते।
लेकिन पूरा देश जानता है कि किसने बढ़ाए हैं। आप रोजगार दे नहीं पाए, शिक्षा आपने सत्यानाश कर दी। जो कोरोना का पीरियड है उसमें पूरे देश ने देखा कि मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने क्या काम किया है। पूरी 140 करोड़ जनता भगवान भरोसे रही। जो गंगा की तलहटी है, किनारे हैं, वो जो उनकी लाशें थी उनसे भरे पड़े थे। सरकार ने पूरी तरह बदहाल छोड़ दिया, जैसे जियो जैसे नहीं जियो। और सिर्फ छोड़ा नहीं, जो सरकारी मशीनरी थी उसने आम जनता को किस बेरहमी से चूसा है, ये किसी से छुपा नहीं है। किसान पूरे 5 साल से बदहाल है, परेशान है, नौकरियां आप दे नहीं पाए हो। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से सत्ता में बनी रहे, इसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है खुर्शीद जी। अब वो डराएंगे, धमकाएंगे जनता के बीच में जाके और किसी भी तरीके से चुनाव जीतने की बात करते हैं। तो अब नैतिकता का मामला तो सब खत्म है। किसी तरीके से इमरजेंसी लगा जैसे हालात पैदा करके अपोजिशन के नेताओं को जेल में डाल के, कांग्रेस के अकाउंट बंद करके, कुछ भी करके ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता खुर्शीद जी सब समझ गई है अब ये होने वाला नहीं है। और ये डरे हुए परेशान से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्हें 4 तारीख के बाद वो जनता किसे धमकाएगी और किसका क्या होगा, ये परिणाम 4 तारीख के बाद मिले। ठीक है राकेश पोद्दार जी, देखिए तो बड़ी गंभीर बात है, मतलब बहुत ही ये अहम मसला है कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर लगातार, अच्छा प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनका कद वैसा है, वो कहते भी हैं कि मोदी की गारंटी और एक अकेला सब कर भारी, वो तमाम बातें पार्लियामेंट में भी बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं। मगर ये ऐसे मौके पर, इलेक्शन के वक्त पर, अगर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सवाल उठा रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई लीडर हो, उसको भी धमकी दी जा रही है कि आप आने दीजिए, 4 जून के बाद जो है हम देख लेंगे जब रिजल्ट आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर मतलब जो है वो थोड़ा सा अजीब लगता है अगर प्राइम मिनिस्टर वैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो देश के मुखिया हैं साहब, वही अगर धमकाएंगे तो फिर आदमी बचेगा किससे? मतलब फिर किसकी, दूसरे आदमी की लैंग्वेज क्या होगी, किसी दूसरे लीडर की क्या लैंग्वेज हो सकती है अगर खुद प्राइम मिनिस्टर ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आप आज इस बात को साबित करके दिखाए कि 20,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम तो कह रहे हैं कि 6,000 करोड़ रुपया मेरा, 14,000 करोड़ रुपया किसका? इसका जवाब है इनके पास? नहीं है जवाब। कांग्रेस के पास 1,400 करोड़ रुपया आता है, तृणमूल कांग्रेस पास 1,200 करोड़ कांग्रेस के पास है। क्या इसके पास जवाब है? इसकी सफाई क्यों नहीं देते हैं ये लोग? ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए देश के प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं। और मैं कहता हूं कि 2017 में कानून ला रहे थे ना कि चुनाव में भी पारदर्शिता हो। क्या गलत काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? क्या इनको पैसे को जो चंदा आएगा अपने घर ले जाने के लिए इसको करना पड़ेगा? ये लोग अब क्या करते थे? चंदा का पैसे को अपने घर ले जाने का काम करते थे। यही भारतीय जनता पार्टी पारदर्शित करने का काम करते हैं। और आपके चैनल पर बैठ के आप ये लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री गुंडागर्दी करते हैं। प्रधानमंत्री लोकतंत्र में जीत के आए हैं, किसी ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया, 140 करोड़ जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। और आम आदमी पार्टी के बोल रहे थे कि पढ़ के आना चाहिए। भैया पढ़ के आपको आना चाहिए। सेक्शन 2019 में सेक्शन 17/1 और 18 और 45 का सेक्शन पढ़ लीजिएगा आम आदमी पार्टी। और संजय सिंह को जो बेल मिला था कि कोर्ट ने उनको बिल्कुल कहा कि मैं आपको जमानत एक शर्त पे देता हूं, जिस शर्त पे उनको बोला कि आप पॉलिटिकल आदमी है, जाके बयान नहीं दीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा, वो नहीं कीजिएगा। आके यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, बहला रहे, कहा रहे, जनता को भड़का रहे। अरे भैया गुंडागर्दी पे आप लोग उतरे हुए हैं। जब मैंने आपसे कहा कि 15 लोगों पे हम लोगों पे केस हुआ आपके चैनल पे, आपने एक बार इस बात को उठाया क्यों नहीं कि भाई BL संतोष संगठन महामंत्री, जिस व्यक्ति का परिवार नहीं है, जिस व्यक्ति का कोई नहीं BL संतोष, उनके ऊपर इन लोगों ने केस ठोका। तो मैंने कभी नहीं बोला आपको आंध्रा के प्रदेश में तो ये लोग करते हैं तो रासलीला, हम कहें तो दूसरी बात आ जाती है। अरे भैया देश के प्रधानमंत्री 4 जून को बोल रहे हैं कि 4 जून को गुंडागर्दी बंद होगा, तो गुंडागर्दी आप लोगों का बंद होगा। आप भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार किया। मैं कह रहा हूं कि 9,000 मामले हैं इस देश के अंदर, तो आप तो एक बार भी नहीं बोला कि 9,000 मामले में सिर्फ पॉलिटिकल मामले। ये लोग परफेक्शन इस देश में चलाना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। प्रधानमंत्री गुंडागर्दी पे नहीं उतर आए हैं। हमने आपसे कहा कि 9 लाख करोड़ रुपया हम लोगों ने अटैचमेंट किया इस देश में, तो इन लोगों को कहते हैं कि गुंडागर्दी पे उतर आए। अरे भैया क्या हम लोग पारदर्शिता में काम करना, चाहे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे हो, चाहे लोकतंत्र पे हो, चाहे संविधान पे बात करना चाहते हैं, संविधान पे हम लोग भी बात करने के लिए तैयार हैं। संविधान इनको 370 था, जम्मू कश्मीर के लोग हिंदू और मुसलमान वहां तड़प रहे थे, तो 70 साल में इन लोगों ने 70 साल में इन लोगों ने क्यों नहीं खत्म किया? आज कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, उस समय इनको संविधान नजर नहीं आ रही थी। आज हम काम कर रहे हैं और काम की बात कर रहा देश के प्रधानमंत्री ने काम किया। हम आपसे कह रहे हैं
नीति आयोग का रिपोर्ट ले लीजिए, चाहे किसी का रिपोर्ट ले लीजिए, भारत सरकार का रिपोर्ट ले लीजिए, हम लोगों ने काम किया। 2014 में आए तो हम लोगों ने खुर्शीद भाई 525 वादे लेकर आए, 99% वादे को पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता झूठ नहीं बोलता, आंकड़े पे बात करना चाहता है, इन लोगों की तरह अनर्गल बयान नहीं देते। हमारा अखिलेश यादव, अरे अखिलेश यादव ने किया दुनिया जानती है, मुलायम सिंह यादव ने क्या किया दुनिया जानती है। अरे मुलायम सिंह यादव कांग्रेस को कोसती थी, आज आपको कांग्रेस अच्छे लगने लगी, क्यों? कि आपको सत्ता चाहिए, सत्ता का भूख चाहिए। आप अखिलेश जी, अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं, अखिलेश जी, इसलिए आपकी भूख है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ खुर्शीद भाई आंकड़ों पे बात करनी चाहिए। आज आम आदमी प्रवक्ता को मैं बोलता हूँ सेक्शन 17(1) पढ़ के आना, 18 पढ़ लेना और सेक्शन 45 का पढ़ के आना कि संजय सिंह को कैसे बेल मिला। पोद्दार साहब, भ्रष्टाचार पे मत बोलिए, आप बोलते में अच्छे नहीं लगते। ईडी को लेके छापे मरवा के उनसे चंदा इकट्ठा करना, ये है भ्रष्टाचार जो सुप्रीम कोर्ट की मदद से खुला है। अब नहीं अच्छी लगती है बातें। ठीक है, चोरों को अपनी नरेंद्र सोनी जी ईमानदारी बात करते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है। अच्छा, अगर हम अरविंद केजरीवाल साहब की बात करें, देखिए आज हाई कोर्ट ने उनकी जमानत को रद्द कर दिया और वो ये कह रहे हैं कि ईडी ने कानून की पालना की है, कानून का पालन किया है और उनके पास हवाला ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट के बयान हैं और जो केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी है वो बिल्कुल सही है, जमानत जो है वो नहीं दी गई हाई कोर्ट की तरफ से भी। तो एक तरफ तो मतलब जो है आप लगाते हैं इल्ज़ाम बीजेपी के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, होम मिनिस्टर के ऊपर या पूरी पार्टी के ऊपर ही, पूरे सिस्टम के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाते हैं, एजेंसियों के ऊपर लगाते हैं। हाई कोर्ट तो किसी के मेरे ख्याल के प्रेशर में काम नहीं कर रहा। अगर हाई कोर्ट भी जमानत नहीं दे रहा है और वो ये कह रहा है कि ये गिरफ्तारी सही है, तो क्या कोर्ट की भी नहीं मानी जाएगी ये बात? नहीं, देखिए बिल्कुल मानी जाएगी। हमने कोर्ट की कभी अवमानना नहीं करी रब्बानी साहब, लेकिन मैं पहले ही कहा है मैंने कि ईडी के पीएमएलए लॉ के अंदर जिसको अरेस्ट कर लिया गया है उसमें जमानत तब तक मिल ही नहीं सकती जब तक ईडी सामने से ना कह दे कि जमानत दे दीजिए। शरद चंद्र रेड्डी को 60 करोड़ रुपए भाजपा ने ले लिए, उसके बाद शरद चंद्र रेड्डी को ईडी ने कहा कि पीठ में दर्द बता दो जमानत मिल जाएगी। तो शरद चंद्र रेड्डी को कमर में दर्द होने पर जमानत मिल जाती है। ये भी ईडी के इस देश के कोर्ट के सबके इतिहास में लिखा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आप पता कर लीजिएगा। और जो अभी भाजपा की तरफ से अपना वक्तव्य रख रहे हैं वो भी, उन्होंने भी सुना है, ये सारी चीजें उनको भी पता है, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। वो यहाँ बैठ के केवल और केवल झूठ का पुलिंदा सुनाएंगे, क्योंकि वो भी संबंध रखते हैं भारतीय झूठा पार्टी से, वो भी संबंध रखते हैं बंगारू जनता पार्टी से, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, 4 साल की सजा भोगी। तो ये ऐसी पार्टी के लोग जब ये भ्रष्टाचार पे बोलते हैं तो तब ऐसा लगता है, संजय सिंह जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, तब ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर उपदेश दे रहा है। तो सारा देश देख रहा है ये कर क्या रहे हैं ये लोग। इन लोगों ने तो पूरा लोकतंत्र का मजाक बना के रखा हुआ है। और जमानत तो मिल ही जाएगी, आज नहीं मिलेगी, जब ईडी थक जाएगी, जैसे संजय सिंह जी के मामले में थक गई, जवाब था नहीं, तो इसमें भी थक जाएगी। जब थक जाएंगे, इनको कुछ मिलने वाला तो है नहीं। 2 साल से एजेंसियों का और मजाक बनवा दिया। बताइए, ईडी जैसी संस्था 2 साल में चवन्नी नहीं ढूंढ पा रही है, और जिसके 4-4, 5-5 नेताओं को उठा के जेल में डाल रखा है, उनके खिलाफ चवन्नी का सबूत अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया। और सारे वही जो है प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं जो भाजपा के मुख्यालय में लिखे जाते हैं, सब वही चलता है, सारा कुछ वही चल रहा है। मतलब पूरा मजाक बना दिया एक एक संस्था का, सरकार का, लोकतंत्र का। तानाशाही इस कदर मचा रखी है। और अभी प्रधानमंत्री गुंडों की भाषा में बात कर रहे हैं। बताइए, ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है? आज पूरा देश देख ही रहा है कि किस तरीके से ये विपक्ष के नेता भोग रहे हैं। और ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से भी 250 करोड़ रुपए खा लिए। ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की कंपनी से भी करोड़ों रुपया खा लिया। ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए ओपन खुले में खा लिए और सीना चौड़ा करके बात कर रहे हैं। चोरी और सीना जोरी, पूरा का पूरा घोटाला भाजपा ने किया, बंद अरविंद केजरीवाल जी को कर दिया। मनी ट्रेल ढूंढ रहे हैं 2 साल से, मनी ट्रेल देश के सामने आ गया है। भाजपा के खाते में 60 करोड़ रुपए गए। ईडी को हम तो चैलेंज कर रहे हैं, ईडी करे ना जांच, जेपी नड्डा को गिरफ्तार करें, भारतीय जनता पार्टी के नेता को गिरफ्तार करें, उनसे करें पूछताछ। भाई शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए? अखिलेश जी आप बता दें, पोद्दार जी बता दें 60 करोड़ रुपए क्यों लिए? ठीक है,
बता दीजिए, मैं तो पूछ रहा हूं, बता दीजिए। हाँ, जनता जवाब देंगे लोग। मगर ये देखना जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर अगर कह रहे हैं वो किस अंदाज में कह रहे हैं, वो मतलब चेतावनी दे रहे हैं कि डरा रहे हैं। ये बात जो है कहीं ना कहीं इसके ऊपर गौर फिक्र जरूर होना चाहिए। अगर वो चेतावनी दे रहे हैं ठीक है, मगर अगर वो डरा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर को ऐसी किसी भी भाषा से परहेज करना चाहिए जिससे खौफ या डर पैदा होता हो एक आम आदमी में या एक आम लीडर में, एक सच्चे आदमी में। अखिलेश जी, एक बात और है यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर अक्सर अपनी रैलियों में कर रहे हैं, वो तमाम जाहिर तौर पर चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या अपोजिशन लीडर हो, कोई भी पार्टी का लीडर हो, वो जब बात करता है तो वो उसके निशाने पर सामने वाली पार्टी ही रहती है। वो तमाम पार्टियां रहती हैं जिनके खिलाफ वो इलेक्शन लड़ रहा है, वो कोई भी हो वो बोलते ही हैं। मगर यह एक नई बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इस बार लगातार एक बात को कह रहे हैं और वो ये है कि जितना भी पैसा मतलब एक तरीके से एजेंसियों के थ्रू पैसा आ रहा है या मतलब अटैच किया जा रहा है, पैसा बरामद किया जा रहा है अलग अलग लोगों से, करप्शन का पैसा, ठीक है साहब, तो वो पैसे के बारे में वो कह रहे हैं कि मैं इसको गरीबों में बांटूंगा, गरीबों में तकसीम करूंगा। जाहिर तौर पर ये पूरा मामला चूंकि आचार चुनाव मतलब जो चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, तो जाहिर तौर पर पूरा मामला चुनाव आयोग का है, ये उसको फैसला करना है कि ये सवाल वो सही उठा रहे हैं, ये मसला सही उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये वही है मतलब वही एक तरीके से वही भाषा या वही ज़बान या वही वादा है जो 2014 में 15 लाख का किया गया था, या कैसे इसको देखेंगे आप? क्या इस तरीके से उस पैसे को जो जाहिर तौर पर उसका एक पूरा सिस्टम है कि अगर कोई एजेंसी पैसा कहीं से मतलब बरामद करती है तो उसको किस मद में खर्च किया जाएगा या कैसे, एक पूरा कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व रहता है, एक सिस्टम है, तो प्राइम मिनिस्टर कैसे कह सकते हैं कि मैं इसको गरीबों में बांटूंगा? जी खुर्शीद साहब, ये तो चुनाव के टाइम पे जी ये बात तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन इनकी परंपरा पे मैं थोड़ा सा पीछे प्रकाश डालूं। एक तो जो काला धन वापस आएगा वो तो बात हम जिक्र कर ही चुके हैं। दूसरी बात, इन्होंने 2014 में किसानों के लिए लंबे लंबे बयान दिए थे कि C2 + 50% हम किसानों को देंगे और आमदनी डबल करेंगे, और फिर अपने ही बयान के खिलाफ जब किसान यूनियन से सुप्रीम कोर्ट में गई तो अपने ही बयान जो उनकी घोषणा पत्र था उसके खिलाफ हलफनामा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये एक जुमला था, ये नहीं किया जा सकता। फिर अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव थे खुर्शीद साहब, वहां इन्होंने कहा कि हम धान की फसल कट रही थी, अगर हमारी सरकार आएगी तो 1000 रुपए हम बोनस देंगे। सरकार बनते ही मुकर गए, नहीं देंगे जी बोनस, किसान बैठे रह गए। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है, ये झूठ और फरेब पे इनकी पार्टी का पूरा बना हुआ हिसाब किताब है। अच्छी से अच्छी बात करके जनता को ठग लेना, लूट लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। इस बात को अब इस देश की जनता समझ चुकी है। आपके किसी झूठे वादे आश्वासन में अब फंसने वाली आम जनता नहीं है खुर्शीद साहब। चुनाव में परिणाम दिख जाएगा इसका। बिल्कुल ठीक है। ये धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या मतलब ईडी के खिलाफ धरने से काम चल जाएगा? भाई अगर किसी लीडर ने कोई करप्शन किया है, कोई करप्ट लीडर है, उसके खिलाफ अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो फिर वो टीएमसी कर रही है कि हम तो धरना प्रदर्शन करेंगे। मतलब ये किस तरीके से आप इसको देखते हैं? नरेंद्र सोनी जी, ईमानदारी से बताइएगा कि क्या करप्शन का जवाब जो है वो धरने प्रदर्शन से मिल जाएगा? नहीं, देखिए, लोकतंत्र के अंदर अगर तानाशाही होगी तो उसका आप क्या कर सकते हो? आप कानून में तो हाथ में ले नहीं सकते। कानून को मानने वाले लोग हैं हम लोग। तो क्या करेंगे? शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी का रास्ता अख्तियार करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे, उपवास करेंगे। वही सब हथियार है सत्याग्रह के, वही हम लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए। अगर विरोध नहीं करेंगे, ये अंग्रेजों की जो ताकत थी, जिसको वो कहते थे कि अंग्रेजों के राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, तो ऐसे अंग्रेजों को भी इन्हीं ताकतों के आगे झुकना पड़ा था। इसी गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के हथियार के सामने झुकना पड़ा था। तो एक ना एक दिन तानाशाही का अंत तो होना ही है, और तानाशाह बुरे हालातों में भी जाते हैं। आपने देखा कि क्या अंत होता है तानाशाही का, इतिहास जानता है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, भारत एक महान देश है। यहाँ के लोग अगर आप चाहते हैं कि फिर से गुलाम हो जाएंगे,
लोकतंत्र को आप खत्म कर देंगे तो आप गलत सपना देख रहे हैं। ऐसा होगा नहीं। देश में बहुत सारे महान सपूत अभी इस देश के अंदर हैं, एक से एक निकल करके आएंगे। कितनों को देश के लिए बलिदान होना पड़ा है, कितने होंगे और भविष्य में कितने तैयार हो रहे हैं इस देश पे बलिदान होने के लिए। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन धरना, प्रदर्शन, उपवास, सत्याग्रह, ये सब हथियार होते हैं एक तानाशाही ताकत को हराने के लिए। तो उनका इस्तेमाल हम लोग सदा करते रहेंगे जब तक तानाशाही का अंत नहीं होगा, और जरूर होगा, 100% होगा। देश में लोकतंत्र की स्थापना मजबूती के साथ करेंगे। ये देश एक दिन विश्व का सिरमौर जरूर बनेगा। ठीक है राकेश पोद्दार जी, आखिरी सवाल आप ही से ही, चूंकि वाइंड अप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और सवाल वही है कि क्या वाकई तानाशाही है, और अगर है तो क्या ये मतलब जो है एक लोकतंत्र में क्या ये मुनासिब है तानाशाही होना, कितना खतरनाक है उसके लिए। दूसरी बात जो मैंने सवाल किया था अखिलेश जी से कि भाई ये बार बार वो कह रहे हैं कि हम इस पैसे को गरीबों में तकसीम करेंगे, तो मतलब ये इसको आप बयान को कैसे देख रहे हैं? ये क्या वही जुमला नहीं है जिसको जो है वो 2014 में 15 लाख के तौर पर बोला गया था, और फिर बाद में अमित शाह ने कहा था नहीं ये तो चुनावी जुमला था, इसको भूल जाइए, क्या मतलब है इन बातों का? देखिए खुर्शीद भाई, वो जुमला नहीं था। आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे सत्याग्रह और गांधी की बात करने वाला लोग, जो जंतर मंतर पर बैठ के 2012 में अन्ना का हाथ पकड़ कर आंदोलन किया था कांग्रेस के खिलाफ, और अन्ना को भी इन्होंने ठगा। और जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी ने सरेआम कसम खाई थी, पुत्र और पुत्री को भारत माता की कसम खाई थी कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, उस व्यक्ति के बारे में कहना और नहीं कहना उचित नहीं होता है कि उस व्यक्ति ने तो करप्शन क्या ही होगा। जो बेटा और बेटी की कसम खा ले, वो भारत माँ की कसम खा ले, फिर कहता करप्शन नहीं किया। विजय नायर कौन है? इनसे पूछिए। विजय नायर कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी था? विजय नायर तो इनके यहाँ सोशल मीडिया देखता था, वो 2012 से देखता था, बहुत नजदीक से इन लोगों को देखता था। वो के कविता को लाकर अरविंद केजरीवाल से मिलाने वाला काम, 45 करोड़ रुपया हवाला के जरिए से वो पहुंचाने वाला काम। और मनीष सिसोदिया क्यों जेल में है? मनीष सिसोदिया ने अपने अकाउंट में 2 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन किया, जिस कारण से ईडी को पता लगा, ईडी ने उसको पकड़ा, तभी तो जेल में जाने का काम किया। और इन्होंने कहा कि मैं उसका कोर्ट को मानता हूं, मैं न्यायालय को मानता हूं। अरे भैया, न्यायालय को मानते हो तो फिर न्यायालय पे उंगली क्यों उठाते हो? और उंगली उठाते हो तो न्यायालय में जाते क्यों नहीं हो? अगर ईडी आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, जब अफजल के लिए, कसाब के लिए कपिल सिब्बल 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, ये लोग अपने लिए दरवाजा क्यों नहीं जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, राष्ट्रपति से मिलना चाहिए, ईडी और सीबीआई के खिलाफ क्यों नहीं जाते हैं? उस पर क्या टेक है आपका? जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इस पैसे को हम गरीबों में तकसीम करेंगे, उस पर क्या बयान है आपका? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैसे जो है तकसीम होंगे, और जनधन के खाते के साथ उनके खाते में जाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 15 लाख से ज्यादा हम लोगों ने पैसे लोगों को देने का काम किया। 6000 रुपया सीधा किसान के खाते में जनधन खाता खुलवाया गया, उस खाते से सीधा पैसा जाता है। 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य बीमा किया, और 15 लाख तो आ गए होंगे आपके खाते में। चलिए ठीक है, ऊपर ज्यादा काम किया गया। देखिए जिस मसले पर अमित शाह बोल चुके हो पहले ही कि वो चुनावी जुमला था, उस पर बहुत ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं आखिर में? जी अखिलेश जी। उन खातों से 25,000 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने के लिए बैंकों ने लूट लिए। हाँ, बहुत सारे चार्जेस लगाए अलग अलग बैंकों ने। हाँ, 25,000 करोड़। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आप जनधन के नाम पे जनता का बचा हुआ जो ये भूखी जनता है, उसका भी मगर अखिलेश जी देखिए, ये भी सच्चाई है, ठीक है, ये बात तो सच है। वो सारे आंकड़े आ गए थे, बहुत सारी रिपोर्ट्स बनी थी कि भाई बहुत सारे बैंकों ने वो चार्जेस लगाया, मिनिमम बैलेंस होता है, हर बैंक का अपना अलग है। बहुत सारे बैंकों ने 5,000 की लिमिट रखी है, किसी ने 10,000 की, किसी ने कुछ बढ़ा रखी है, वो सच बात है। मगर ये भी सच है कि वो जनधन अकाउंट खुलने से जितना भी पैसा था, चाहे वो स्टूडेंट का हो, चाहे वो महिलाओं के खाते में जाने की बात हो, या फिर किसानों के, वो डायरेक्ट पैसा पहुंचा भी है, ऐसी बात नहीं है। तो सिक्के के दोनों ही पहलू हैं, दोनों ही रुख हैं, सबको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, सबको ज़रूर बात करनी चाहिए। बहरहाल तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ा अहम मसला था ये, और उम्मीद यही करनी चाहिए सियासत में जो है वो मतलब ऐसे अल्फाज का या ऐसी बातों का इस्तेमाल ही होना चाहिए जो किसी को नुकसान ना पहुँचाए, जिससे डराने धमकाने की भावना जो है वो सामने ना आए। वैसी उम्मीद हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर से करते हैं, वैसी उम्मीद प्राइम मिनिस्टर से भी करते हैं। बहरहाल आपने प्रोग्राम देखा, तमाम का शुक्रिया, और हम इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।